तो सभी बच्चों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में, जहां आज मैं आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बहुत छोटी छोटी और सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। शायद बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं एग्जांपल लूंगा, पर हर क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट देगा हमको, इस बात का विश्वास रखना। और शुरू करता हूँ मैं बिल्कुल उस जगह से जहाँ मैंने अपने कल के लेक्चर को छोड़ा था। अगर आपको याद आ रहा हो तो बोर्ड में से मैं आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos थीटा। यहाँ a क्या है बच्चों? a है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b क्या है बच्चों? b है दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या चीज थी बच्चों? तो मैं याद दिला दूं, थीटा हुआ करता था a वेक्टर और b वेक्टर को जब टेल टू टेल जोड़ा जाए तो उनके बीच बनने वाला एंगल। चलो अब इस पे काम करते हैं। सबसे पहली चीज, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? जरा देखो ध्यान से, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? मैग्नीट्यूड ही की बात हो रही है ना बच्चों। तो देखो, तुम a को तो बदल नहीं सकते, a इज अ वेक्टर, वो पहले से डिसाइडेड है कि कौन से दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं। मतलब तुम a नहीं बदल सकते, तुम b नहीं बदल सकते। सब कुछ डिपेंड करेगा अगर इस पूरे फॉर्मूले में, तो वो डिपेंड करेगा cos थीटा पे। मतलब कि कितना एंगल था आखिर a वेक्टर और b वेक्टर के बीच, सब इस पे डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट कितना मिलने वाला है। चलो ध्यान से देखो, सर मुझे अभी समझ नहीं आया, आप और ध्यान से समझाओ। देखो मैं समझाता हूँ। सोचो ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 90 हो, सोचो तो क्या cos 90 बच्चों 0 के बराबर होता है? हाँ सर। cos 90 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग भी क्या 0 हो जाता? हाँ सर। इस केस में रिजल्टेंट क्या आता बच्चों? सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही ना आता बच्चों? हाँ सर, इतना ही आता। पर सोचो अगर ये एंगल 60 हो तो क्या कुछ और रिजल्टेंट आता? हाँ। 30 हो तो क्या कुछ और आएगा? हाँ। 0 हो तो क्या कुछ और आएगा? हाँ। और 180 हो तो सर कुछ और आएगा। बस यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम बदलते हैं, जैसे जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम बदलते जाते हैं, वैसे वैसे उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा बच्चों? बदलता जाता है। तो आखिर मुझे जानना है कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। उसके लिए क्या cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा? क्या cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा? हाँ बच्चों, cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो देखो, cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद हो तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? +1 के बराबर। कितनी हो सकती है बच्चों? +1 के बराबर। सर आखिर ऐसा किस एंगल पे होता है? ऐसा होता है बच्चा जब थीटा होता है 0 डिग्री, या फिर थीटा होता है फिर 360 डिग्री, या थीटा होता है मान लो 720 डिग्री, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो, 0 को तुम 0 ही लिखते हो, 360 को 2 पाई भी लिखा जा सकता है, ये समझते हो? हाँ। 4 पाई लिख सकते हैं 720 को, ये समझते हो? हाँ। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 2n पाई। देखो ध्यान से, 2n पाई। n की वैल्यू 0 से लेके कहीं भी जाके चले जाओ, जब आप n की वैल्यू 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो 2 पाई, 2 डालोगे तो 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो जैसे जैसे चाहते हो आप एंगल की बात कर सकते हो। इन सारे ही एंगल्स पे थीटा यानी कि जब 0 होगा या 360 होगा या 720 होगा, या रेडियन के टर्म्स में बात करूं तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या 8 पाई हो, इन सारे ही एंगल के लिए cos थीटा हमेशा क्या होता है बच्चों? सर 1 के बराबर होता है। इन सारे एंगल्स के लिए cos थीटा बच्चों 1 के बराबर होता है। तो ध्यान से देखो, जब cos थीटा इनमें से कुछ भी होगा, कुछ भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूं। मान लो cos थीटा कुछ भी है 2n पाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है? 2n पाई है मान लो थीटा, कोई दिक्कत? n की वैल्यू आप 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई भी लेते चले जाओ या नेगेटिव में कोई भी लेते चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान से समझो मेरी बात। जब cos थीटा 1 होगा तो जरा cos थीटा की वैल्यू 1 यहां पे पुट करो, तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आने वाली है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। क्या 1 लिखना जरूरी है? नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से r मैक्स जो निकल के आया वो कितना निकल के आएगा? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट।
सही है ना बच्चों? हाँ सर सही है। और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर सकते हैं बच्चों? कैंसिल कर सकते हैं सर। अगर कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ से आर मैक्स निकल के आता है, आर मैक्स निकल के आता है ए प्लस बी के बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और बी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैंने डायरेक्शन के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, पर हाँ देखो एक चीज समझ में आई है, क्या ध्यान से देखना। पहली बात तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला है आर मैक्स कितना होता है? ए प्लस बी के बराबर। अब ध्यान से समझो, कब आया है आखिर मैक्सिमम रिजल्टेंट? कब? मान लो रैंडम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एक ए वेक्टर ले लो सर, ये ले लिया, तो आखिर अगर ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर कहां होना चाहिए कि ये मैक्सिमम मिला है? फिर से लौटो, अगर वापस फिर से लौटो सर, ये दिखा यहाँ पे, ये दिखा, मतलब तब जब n की वैल्यू मैंने 0 पुट की या 1 2 3 कुछ भी की, क्या थीटा 0 मिला? हाँ। क्या 2 पाई मिला? हाँ। 0 और 2 पाई ध्यान से समझो तो एक साइकिल होती है पूरी, 2 पाई के बाद फिर 4 पाई एक साइकिल होती है। और अगर मैंने कहा ये मेरा ए वेक्टर है और बी वेक्टर ए वेक्टर से 0 एंगल पे है, तो बी वेक्टर आखिर है कहां? बी वेक्टर आखिर है कहां? तो बी वेक्टर भी बेटा ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। बी वेक्टर भी हमेशा ए वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दोनों वेक्टर शुड बी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोल सकता हूं? दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। वो कोलिनियर भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर पैरेलल होने ही चाहिए। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, उस केस में उन दोनों ही वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। और कितना आता है वो? मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर। सब नहीं समझ में आया? और थोड़ा अच्छे से समझाओ। ले देख, मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो मैं 3 कदम चला इस डायरेक्शन में, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 3 यूनिट्स। मैं 2 कदम और चला इसी डायरेक्शन में, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 5 यूनिट। क्यों, तुमने 3 और 2 जोड़ दिया क्या? हाँ सर जोड़ दिया ना। अरे पर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर था ना भाई, तुम ऐसे कैसे जोड़ दिए? सर जोड़ा है मैंने, वेक्टर लॉ से ही जोड़ा है मैंने। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 0 किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, तब जाके आपका ये निकल के आया है जो भी आपका मैग्नीट्यूड निकल रहा है। ये कितना आया सर? 3 स्क्वायर हो गया 9, 2 स्क्वायर हो गया आपका कितना? 3 स्क्वायर हो गया 9, 2 स्क्वायर हो गया आपका 4, और 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4 3 12, 12 इधर आ गया, 9 4 और 12 का सम देखो अंडर रूट ऑफ 25। क्या बाहर निकल के 5 यूनिट ही बचा? हाँ सर 5 यूनिट ही बचा। और समझ में आया है मुझे जो आप मुझको समझाना चाहते हो। तो क्या सीखा हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट में? कॉन्सेप्ट 1 वाज कि जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है उस समय उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट है बेटा जो आपको लिखना है। जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है उस समय उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। और रिजल्टेंट में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो हो सकती है वो है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो चलो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है? आर मिनिमम। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखते चलो भाई। मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? देखो मॉड आर की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब, फिर से खेल इसी का है, कॉस थीटा मिनिमम होगा। कॉस थीटा कैसा हो बेटा? मिनिमम हो। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है सर? 0 नहीं, गलती मत कर देना भाई, बहुत जल्दबाजी में बच्चे बहुत सी गलती कर। अरे कॉस थीटा की मिनिमम -1 होती है भाई, 0 नहीं होती। कितनी होती है? -1 होती है। ऐसा कब हुआ सर? ऐसा होता है हर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे किसी भी एंगल पे। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 180 पे होता है, फिर 540 पे होता है, और ऐसे आप 360 जोड़ते चले जाओ 180 में लगातार, तो इन सारे ही एंगल पे cos थीटा -1 के बराबर होता है। तो सर आप फिर से एक बार लिख के बताओ, cos थीटा मिनिमम होता है -1 कब? जब थीटा क्या होता है सर? पाई, 3 पाई, 5 पाई। ऐसे इसको जनरल बनाना है तो कैसे लिखूंगा? देखो जनरल में लिखूंगा ऐसे 2n + 1 पाई। देखो जरा n की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 × 0 + 1 क्या 1 पाई हो गया? हाँ सर।
1 पुट करो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या 3 हो गया, 2 पुट करो तो 5 हो गया। हाँ, तो मतलब थीटा जब 2n प्लस 1 पाई के टर्म्स में होता है, या फिर सबसे सिंपल भाषा में बोले तो पाई होता है। कितना होता है बच्चों, पाई होता है। हर उस पर्टिकुलर केस में cos थीटा -1 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, -1 हो जाता है। और जब cos थीटा -1 हो जाता है तो जरा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या निकल के आई, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा की जगह -1। कोई समस्या नहीं सर, चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो r मिनिमम कितना मिला, r मिनिमम मिला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। सही है सर, बढ़िया। ये फॉर्मूला भी देखा है क्या, हाँ सर, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अगर मैं रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर दूं तो r मिनिमम निकल के आता है सीधे a माइनस बी, सीधे a माइनस बी। मतलब ये दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर दिया जाए तो उन दोनों वेक्टर्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो रिजल्टेंट बन सकती है वो हमें वहां से ऑब्टेन होगी। जरा एग्जांपल दो सर, एग्जांपल दो। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ वही एग्जांपल। मान लो मैं यहाँ से शुरू करके 3 कदम चला, 1 2 3, सही है सर। अब मैं घूम के 2 कदम वापस आ जाऊं, 2 कदम वापस आ जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट को मैं याद करा देता हूँ छोटी क्लास में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ होती है वो। क्या मैं फाइनली यहाँ पे हूँ, हाँ। क्या इससे ठीक 1 कदम पहले से तो शुरू किया था, हाँ। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट हुआ। क्या मैंने 3 में से 2 माइनस किया है, हाँ सर आपने 3 में से 2 माइनस किया है। कब किया है ये माइनस, इस पे काम करो, कब किया है ये माइनस, जब 3 इस डायरेक्शन में था, 2 इस डायरेक्शन में था। मतलब क्या दोनों वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री था। और वही तो कह रहा हूं बच्चों, जब भी एंगल पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होता है, रिजल्टेंट मिनिमम आता है। तो याद रखनी है 2 चीजें, किस एंगल पे मिनिमम आता है और वो मिनिमम कितना होता है। सिमिलरली किस एंगल पे मैक्सिमम आता है और वो मैक्सिमम कितना होता है। बात ध्यान से समझो। थर्ड पॉइंट पे आता हूं मैं। बाकी कोई भी एंगल हो 0 और 180 को छोड़ के, 0 और 180 को छोड़ के, क्यों, क्योंकि 0 पे मैक्सिमम मिला था और 180 पे मिनिमम। आप 0 से लेके 180 तक हर एंगल पे चले जाओ, 0 और 180 को छोड़ के, आपका रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का आता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। तो भाई इस पॉइंट को अच्छे से नोट करो। मैं थर्ड पॉइंट और ढंग से आपको लिखवा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो। जो एक नोट करने वाली बात है, देखो ध्यान से, क्या नोट करने वाली बात यह है कि जो भी आपका रिजल्टेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होने वाला है a माइनस बी से। चलो अच्छे से लिख लेते हैं। जो भी आपका रिजल्टेंट होने वाला है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर से, और हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर से। ये वो पॉइंट है जो आपको बहुत ही तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत ही आसान से बनते हैं हमेशा पेपर्स में। और मैं खुद आपको 1-2 क्वेश्चंस की मदद से और अच्छे से सिखाता हूँ। ये मैंने देखो, जो मैंने मिनिमम सॉल्व किया है ये वो लिखा है, जो मैंने मैक्सिमम बताया था ये वो लिखा है। तो मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर माइनस b वेक्टर मॉड लगाया है। मतलब सर कंफ्यूज करते हो आप, कभी a लिखते हो कभी मॉड लगाते हो। भाई बार बार बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत हो। मॉड लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड, या ऊपर एरो नहीं लगाया मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैं a माइनस बी से बड़ा है r, a प्लस बी से छोटा है, ऐसे बोल दूं, या मॉड वॉड लगा के तुमको पढ़ाऊं। कोई गलत चीज नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करो, और अगर तुम्हें मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मुझे इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। इफ a vector, magnitude of a vector is 12 unit and magnitude of b vector is 5 unit, then which of the following
कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तुम्हें बताना है कि जो मैं ऑप्शंस देने जा रहा हूं इनमें से कौन सा ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कभी हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन है मान लो 6 यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है मान लो 8 यूनिट्स, तीसरा ऑप्शन है मान लो 18 यूनिट्स, चौथा ऑप्शन है 16 यूनिट्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट हो ही नहीं सकते। चलो यहाँ पे आओ, इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं सवाल को। या अच्छा रहेगा बेटा तुम 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके खुद से सोच लो, फिर देखोगे क्या तुमने जो सोचा और मैंने जो सोचा हमारी सोच मिलती है कि नहीं। चलो ध्यान से देखते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर 12, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5। तो जरा बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्या हो सकती है सर 12 - 5 क्या 7 हो सकती है? हाँ सर 7 हो सकती है। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगी सर 12 + 5 क्या 17 हो सकती है? हाँ सर 17 हो सकती है। कब हुई थी आखिर 7? जब ए और बी 180 डिग्री पर रखे जाएं। और कब होगी आखिर 17? जब ए और बी पैरेलल रखे जाएं। कैसे रखे जाएं बच्चों? पैरेलल। मतलब क्या मिनिमम 7 पॉसिबल है और मैक्सिमम 17 पॉसिबल है। हाँ तो क्या हम 7 से छोटी और 17 से बड़ी कभी इनके रिजल्टेंट पा सकते हैं? नहीं। जरा ऑप्शंस देखो, बताओ कौन कौन सा ऑप्शन 7 से छोटा है या 17 से बड़ा है, और कमेंट में बताओ कौन कौन से ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें 2 ऑप्शन है जो गलत है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 1 नहीं 2 ऑप्शन है जो गलत है। आप प्लीज बताओ कौन सा आंसर हमारा होने वाला है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन सर और दे दो ऐसा ही। लो एक क्वेश्चन और ले लो भाई, कौन मना करता है। मान लो ए वेक्टर हो जाए 16 यूनिट और बी वेक्टर हो जाए मान लो 8 यूनिट। ठीक है, ए 16 हो जाए बी 8 हो जाए। चलो बताओ मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है इनका और मिनिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है इनका। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बेहद आसान, देखते ही आंसर नजर आ रहा होगा। शर्म आती होगी तुमको ये सवाल करने में, मैं जानता हूँ, पर फिर भी प्लीज इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना, क्योंकि आज जो चीजें हमें शायद बहुत आसान लग रही है, वक्त की बात होती है बच्चों, कभी कभी वही बहुत टफ हो जाती है। इसलिए हर चीज हमको आती रहे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अच्छे से नोट करो। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ज्यादा अच्छा रहेगा ये कहना। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन कराता हूं। मान लो क्वेश्चन है टू वेक्टर्स of equal magnitude are placed at 60 degrees to each other. ठीक है, find angle made by their resultant vector with any one of them, any one of them। चल ये है हमारा आसान सा
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, तुम जैसे भी समझना चाहो। क्या कह रहा है आखिर ये कॉन्सेप्ट सर या फिर ये क्वेश्चन सर? कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं बच्चों? दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम दे रखा है और कहता है कि हमने दोनों ही वेक्टर को 60 डिग्रीज पे रखा है। कितने एंगल पे रखा है बच्चों? 60 डिग्रीज पे रखा है। तो बताओ क्या होगा उनका रिजल्टेंट? नहीं, सवाल तो ये है ही नहीं। देखो क्या है सवाल, सवाल है कि बताओ जो भी होगा उनका रिजल्टेंट, जो भी होगा उनका रिजल्टेंट, आखिर वो उनमें से किसी भी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल पे होगा। हमको एंगल फाइंड करना है जो रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है किसी भी एक वेक्टर के साथ। क्या तुम्हें एंगल का फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बहुत आसान बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलो देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूं इसका सॉल्यूशन करने के लिए, मैं यहां से सॉल्यूशन करने जा रहा हूं भाई, ध्यान देना। मैं मान लेता हूं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a और ये b वेक्टर, लेकिन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मैं मान लेता हूं, a वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड में मान लेता हूं कितना? मान लेता हूं चलो x के बराबर। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना दे रखा है बच्चों? x के बराबर। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू इक्वल वेक्टर्स नहीं बोला है, दो इक्वल वेक्टर अलग होते हैं भाई। ये कहता है दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स। तो मैंने a और b दो वेक्टर लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन कितना लिया बच्चों? x के बराबर लिया। इनके बीच का एंगल दे रखा है सवाल में बच्चों साफ साफ कितना? 60 डिग्रीज। कितना दे रखा है बच्चों? 60। आखिर इनका रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है किसी भी एक वेक्टर के साथ, हमें ये खोजना है। देखो ध्यान से, अगर ये b वेक्टर है बच्चों तो क्या ये भी b वेक्टर कहलाएगा? हाँ सर कहलाएगा। आपने कुछ खास नया नहीं किया है, आप तो बस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। अगर ये a वेक्टर है बच्चों तो क्या ये भी a वेक्टर कहलाएगा? हाँ सर कहलाएगा। आपने अभी भी कुछ खास नया नहीं किया है। और पैरेललोग्राम लो थोड़ा बहुत तो मुझको आता है। इसका मतलब ये जो बना बच्चों, क्या यही है वो रिजल्टेंट वेक्टर? क्या यही है वो रिजल्टेंट वेक्टर जिसका एंगल मुझे फाइंड करना है a वेक्टर के साथ या b वेक्टर के साथ? हाँ सर यही है वो रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो ध्यान से भाई, देखो ध्यान से, मान लेता हूँ ये जो रिजल्टेंट है, देखो जो सवाल है मैं उतने पे ही हूँ। अगर मुझसे रिजल्टेंट पूछता तो मैं रिजल्टेंट निकालता, मुझे रिजल्टेंट पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों बेवजह निकालूं, अपना समय बर्बाद करूं। सवाल तो कहता है कि भाई ये एंगल बता दो कितना होने वाला है अल्फा, ये एंगल बता दो कितना होने वाला है अल्फा, या ये एंगल बता दो कितना होने वाला है बीटा। हमको तो यही पूछा गया है ना भाई। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अल्फा निकालता हूँ। अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना? हाँ सर यही होता है, परेशान नहीं हो, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। चलो शाबाश बच्चों, थैंक यू। अब देखो ध्यान से, tan अल्फा निकल के आएगा, b का मैग्नीट्यूड कितना है? x sin 60 अपॉन x प्लस x cos 60। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब देखो ध्यान से, sin 60 √3/2 होता है। कितना होता है बच्चों? √3/2। तो मैं लिख लूंगा ऊपर √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 1/2 होता है, 1 प्लस 1/2। अरे सर आपने ना ऊपर x लिखा है इस बार, ना नीचे x लिखा है, आप गलत कर रहे हो। नहीं भाई, x कॉमन लेके मैंने काट दिया है, x कॉमन लेके मैंने काट दिया है। तो ये आया है √3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। जरा और ध्यान से देखते हैं बच्चों, मैं यहाँ कर देता हूँ, बुरा मत मानना। यहाँ से tan अल्फा निकल के आएगा, tan अल्फा निकल के आएगा √3 अपॉन 3। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ से tan अल्फा आएगा, tan अल्फा आ जाएगा 1 अपॉन √3। एक मिनट, क्या आप जानते हो tan थीटा 1/√3 कब होता है? क्या आप जानते हो tan थीटा 1/√3 कब होता है? हाँ मैं जानता हूँ, चलो सिखाता हूँ तुमको। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अल्फा निकल के आया है tan इनवर्स 1/√3। बेटा जैसे tan अल्फा 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, कितने एंगल पे? 30 पे, उसी तरीके से tan इनवर्स 1/√3 हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है? जैसे tan 30 कितना होता है?
1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा 30, लौट के आ जाएगा ना वहीं पे बच्चों। तो यहाँ से अल्फा कितना निकला बच्चों, यहाँ से अल्फा निकल के आया, यहाँ से अल्फा निकल के आया 30 डिग्री के बराबर। कितना निकल के आया बच्चों 30 डिग्री के बराबर। सर बीटा निकालो ना भाई, बीटा निकालूंगा ना, क्यों नहीं निकालूंगा। देखो ओवरऑल ये पूरा एंगल कितना था सर 60, अल्फा कितना है सर 30, तो भाई बीटा कितना हुआ सर 30 तो हुआ। सॉल्व करोगे क्या, अरे नहीं भाई सॉल्व तो करना ही नहीं है। क्या कोई और तरीका था सर बीटा निकालने का, हाँ था ना यार, मैंने तुमको कहा है ना अगर बीटा फाइंड करना है तो बीटा एंगल इस वेक्टर के साथ है ना, तो बिग फॉर्मूले में जो बी होगा वो ये वाला बन जाएगा और ए ये बन जाएगा। तो अगर मुझे tan बीटा फाइंड करना होता तो मैं फॉर्मूला यूज करता a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तुम चाहो तो उस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल के देख लो, 30 डिग्री निकल के आएगा। अल्फा कितना आया 30, तो बीटा भी कितना आया बच्चों 30। कॉन्सेप्ट क्या था सर, ये तो क्वेश्चन ही हुआ नहीं, कॉन्सेप्ट है। मेरी बात सुनो, सवाल पे आओ। ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है 60, रिजल्टेंट का एंगल देखो कितना है 30। क्या किया है उसने, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट किया है। क्या किया है बच्चों, बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट समझते हो ना, बराबर के दो टुकड़ों में तोड़ देने को कहते हैं हम बच्चों, बाइसेक्ट करना। तो ध्यान से देखो आखिर किया क्या है उस रिजल्टेंट ने, सर बाइसेक्ट किया है। और क्या 60 की जगह 45 लेता तो बाइसेक्ट नहीं करता, करता। क्या 30 लेता तो नहीं करता, करता। 60 लेता, 80 लेता, 100 लेता, मैं कोई भी एंगल ले लूं दो वेक्टर्स के बीच, यदि उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट है वो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। ये है वो कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ठीक बाद एक नोट लिखना है आप सबको, और मैं नोट बोल दे रहा हूँ। नोट ये लिखना है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू vectors of same magnitude, the resultant of two vectors having same magnitude always bisect the angle between vectors, always bisect the angle between vectors। शाबाश बच्चों, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आया है, ये सवाल तुमने अच्छे से नोट किया है। मैं अगला सवाल लेके आपके सामने आता हूँ। तो चलो बच्चों, हमारा नया क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, बिल्कुल ही फ्रेश क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं आपके लिए, जो कि क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन भी है और इसका आंसर जो निकल के आने वाला है बड़ा कॉन्सेप्ट भी है। आप ऐसे समझ लो, बहुत से बुक कहती है कि इसको याद कर लो, मैं कहता हूँ इसको सीख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर हाँ, जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर है कि हमारे पास उसकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ध्यान से देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ध्यान देना वर्ड भाई, शब्दों का खेल है पूरा। कैसे वेक्टर्स की बात की गई है, यूनिट वेक्टर, मतलब बता सकते हो क्या उनका मैग्नीट्यूड कितना है। सर दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। कितना है, 1 के बराबर है। आगे बढ़ो सवाल को। एक बात बता दो बेटा, ध्यान से समझना, फिजिक्स का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सवाल को समझ गए तो सॉल्यूशन आधा खुद हो जाता है। आधा सॉल्यूशन सवाल को समझना है, बाकी आधा है उसके आगे बढ़ना। तो सवाल बहुत ध्यान से पढ़ो, तोड़ के पढ़ो, मरोड़ के पढ़ो, पर जब पढ़ो तो समझ में आना जरूरी है। तो कहते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। ओहो, ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट मिला उसका मैग्नीट्यूड भी क्या निकला बच्चों, सर 1 के बराबर। जो दोनों वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है बच्चों, सर 1 के बराबर। तो कहते हैं बताओ क्या है उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल। सर खेल करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं जिन दो वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, सर मैं सॉल्यूशन लिख लूं पहले, हाँ, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। तो सवाल के अकॉर्डिंग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या आया है बच्चों, सर 1। यही तो कह रहा है सवाल। क्या हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है क्या, हाँ सर पता है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या थीटा ही फाइंड करना है, हाँ, तो क्या ये फॉर्मूला यूज किया जाए, बिल्कुल सर। तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। शाबाश बच्चों, ये रूट पूरे पे है। आप आधे पे लगाते हो सर, नहीं भाई सॉरी यार, रूट पूरे पे लगाएंगे। लो अब देखो, जो जो दिया हुआ है वो सारी वैल्यूज पुट करो। तो क्या 1 = √1²
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। हाँ सर यही लिखना था, बहुत सही लिखा आपने। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर। तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा। शाबाश, अभी तो कुछ भी गलत नहीं है। यहां से 2 कॉस थीटा कितना आ गया? 2 कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1 के बराबर। कितना आएगा बच्चों? -1 के बराबर। और यहां से cos थीटा कितना आएगा? cos थीटा कितना आएगा? -1/2 के बराबर। cos थीटा कितना आएगा बच्चों? -1/2 के बराबर। जब cos थीटा होता है -1/2 के बराबर तो थीटा कैसे निकालते हैं सर? cos थीटा -1/2 है सर, थीटा कैसे निकालेंगे? आज सिखा रहा हूं, देखो समय लगेगा कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। cos थीटा अगर -1/2 है तो थीटा कितना होगा? देखो ध्यान से, मैं इतनी चीज को पहले रब करता हूं, आप इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद देखो मैं आपका सॉल्यूशन क्या दिखा रहा हूं आपको। देखो सबसे जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए cos थीटा का ग्राफ हमें आना चाहिए। cos थीटा का ग्राफ हमें आना चाहिए, ठीक है? तो देखो ध्यान से, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं cos थीटा का, और ये ग्राफ आप भी अगर याद रखो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। cos थीटा का ग्राफ है, और यहाँ ले लेता हूँ थीटा। कुछ कॉमन एंगल्स की बात कर लेता हूँ, जैसे ये हो गया तुम्हारा 0, फिर कुछ आगे आ जाता होगा π/2, π/2 से आगे आ जाएगा पाई, 90 बढ़ा रहा हूँ देखो मैं, 90, फिर 270 यानी कि 3π/2, फिर 2π। एक साइकिल हो गई क्या? हाँ सर एक साइकिल हो गई। इस एक साइकिल में जरा हर वो वैल्यू फाइंड करो जो तुम्हें पता हो। जैसे cos 0 कितना होता है सर? cos 0 होता है 1 के बराबर। cos 0 कितना होता है बच्चों? सर 1 के बराबर। और cos 180 कितना होता है बच्चों? सर -1 के बराबर। चलो शाबाश, अब खेलते हैं। अब ध्यान से देखो, ठीक 0 पे cos 0 कितना होगा? 1, मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। cos 90 कितना होता है? 0, शाबाश। cos 180 कितना होता है? सर -1, शाबाश। cos 270 कितना होता है? 0, शाबाश। और cos 360 कितना होता है सर? फिर से 1, बहुत बढ़िया भाई बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। इन सारे ही पॉइंट्स को बिल्कुल फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो तो देखो कैसा ग्राफ मिलता, कुछ इस तरीके का। यही ग्राफ आप आगे ऐसे लेते चले जाओ, यही ग्राफ आप इधर लेते चले जाओ, ये बेटा cos का ग्राफ कहलाएगा। ये किसका ग्राफ कहलाएगा बच्चों? सर cos थीटा का ग्राफ कहलाएगा। ध्यान से देखो तो हर बार ये एक साइकिल होती है 2π पे, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये चीज अब बार बार रिपीट होती चली जा रही होगी, इधर भी रिपीट होती चली जा रही होगी। तो ये पीरियोडिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बच्चों? ये एक पीरियोडिक ग्राफ है जिसका पीरियड है 2π। कितना है बच्चों? 2π के बराबर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे पीरियड अभी नहीं सिखाना है, मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो ज्यादा जरूरी चीज है। मुझे तुम्हें सिखाना है कि आखिर cos थीटा अगर -1/2 है तो थीटा कितना आया है, ये सिखाना है मुझे बस एक बात बताओ, माइनस को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ। cos थीटा 1/2 कब आता है? क्या तुम ये बता सकते हो? cos थीटा 1/2 कब आता है? क्या ये बता सकते हो? हाँ सर, cos थीटा 1/2 आता है 60 डिग्री पे आता है। क्या सर 60 डिग्री पे आता है? सोचो जरा सोचो। तो cos 0 होता है सर 1, cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है कितना सर? cos 45 होता है सर 1/√2, cos 60 होता है 1/2, और cos 90 हो जाता है 0। सही बोल रहे हो क्या मैं? हाँ सर आप सही बोल रहे हो। तो देखो ध्यान से, क्या तुम ये बता सकते हो cos थीटा 1/2 कब होता है? हाँ सर, cos थीटा 1/2 होता है, cos थीटा 1/2 होता है जब थीटा होता है खुद 60 डिग्री। कितना बच्चों? 60 डिग्री। ध्यान से देखो यहां कहीं होता होगा 1/2 ग्राफ पे, तो यहां कहीं होता होगा -1/2। देखो cos
0 1 होता है और cos 60 1/2 होता है। मतलब जब मैं 0 से 60 डिग्री आगे जाता हूं तो क्या वैल्यू 1 से घट के 1/2 हो जा रही है? हाँ सर, समझ सकता हूँ। जब मैं 0 से 60 डिग्री आगे जा रहा हूँ तो क्या वैल्यू घट के 1 से 1/2 हो गई है? हाँ, तो ठीक उस तरीके से अगर मैं 180 डिग्री से मतलब कि -1 से 1/2 जाना चाहता हूँ। देखो ना बच्चों, मैं 1 से 1/2 आया था ना, 1 से 1/2 आया था कब? जब मैं 0 से 60 पे गया था। तो मुझे -1 से -1/2 पे अगर आना हो तो क्या मुझे 180 से 60 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा? हाँ सर, मुझे 180 से 60 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा सर? 180 से 60 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया, और भी तो कोई तरीका हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है बच्चों? देखो मैं एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें ये तरीका समझ नहीं आया है तो हमेशा याद रखना, cos ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा होता है माइनस कॉस थीटा। तुम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। cos ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा होता है। तो देखो मैंने दो तरीके से तुम्हें समझाना शुरू किया है। 0 से गए हो जितना आगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, 180 से चले जाओ उतना ही पीछे नेगेटिव वैल्यू के लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, √3/2। तो √3/2 कब आता है? जब तुम 0 से 30 डिग्री आगे जाते हो। तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों -√3/2 तब आएगा जब तुम 180 से 30 डिग्री पीछे आओगे। जब तुम 180 से 30 डिग्री पीछे आओगे। सर नहीं, मेरे को तो फॉर्मूला आसान लग रहा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, तुम फॉर्मूला याद रखो तो भी तुम्हारा काम चलेगा। पर हाँ, ये ग्राफ जरूर नोट कर लेना। कॉस का ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां से भी तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि देखो मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 वैल्यू हो सकती है और खेल पूरा -1 के बीच में ही चलता रहता है। सर जरा इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर बताओ, क्या cos थीटा इज 1/2? हाँ, cos थीटा अगर 1/2 है तो माइनस cos थीटा कितना हुआ सर? +1/2। अरे cos थीटा -1/2 आया था ना तुम्हारे क्वेश्चन में? हाँ सर, तो माइनस cos थीटा कितना हो गया? 1/2। पर माइनस cos थीटा को तुम और क्या लिख सकते हो? cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो ना भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा लिखा जाता है। तो cos पाई माइनस थीटा इज एक्चुअली cos, हम 1/2 जानते हैं कब होता है? π/3 एंगल पे। कब होता है बच्चों? 60 डिग्री पे। 60 को π/3 लिखा है मैंने। कंपेयर करो तो क्या पाई माइनस थीटा ही π/3 है? हाँ, यहाँ से पाई माइनस π/3 हो जाएगा थीटा, और थीटा निकल के आएगा बच्चों 2π/3 यानी कि 120 डिग्रीज के बराबर। तो जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो यूनिट वेक्टर्स को हम 120 डिग्री पे रखते हैं, जब दो यूनिट वेक्टर्स को हम 120 डिग्री पे रखते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट मिलता है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही निकलता है। एक कोशिश की है मैंने तुमको ग्राफ की मदद से या फॉर्मूले की मदद से सवाल को सॉल्व करना सिखाने की। उम्मीद है दोनों मेथड आसान है, तुम समझ पाए होगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं cos, देखो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस cos थीटा। मैंने इसका यूज किया। तुमको सॉल्यूशन देखो, तुमने जितना अपनी कॉपी में नोट किया है, लास्ट लाइन लिखी थी cos थीटा बराबर -1/2। मैंने यहाँ से माइनस cos थीटा फाइंड किया। माइनस cos थीटा आ गया बेटा 1/2 के बराबर। माइनस cos थीटा कितना आ गया बच्चों? 1/2 के बराबर। फिर मैंने इस फॉर्मूले को ध्यान रखा तो मैं माइनस cos थीटा को और क्या लिख सकता था बेटा? cos पाई माइनस थीटा। और मैं 1/2 को cos 60 भी तो लिख सकता था। लिखा मैंने कंपेयर करने के लिए दोनों एंगल को। ये है cos A, ये है cos B, तो A और B सेम होंगे ना भाई। तो पाई माइनस थीटा को कंपेयर किया मैंने π/3 से और थीटा निकल के आया है 120 डिग्री के बराबर। ये तो है फॉर्मूले वाली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या थी सर? दूसरी अप्रोच में मैंने कहा है बेटा खेल -1 से +1 के बीच का है। +1 यानी कि 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से 1/2 की वैल्यू पाने के लिए क्या तुमको 60 डिग्री तक जाना पड़ा था? 0 से 60 की तरफ। हाँ, तो -1 से -1/2 आने के लिए 180 से 60 पीछे भी तो आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, समझ में आया है। आप ज्यादा मत परेशान हो, आपकी बात समझ में आ रही है। और आंसर कितना होगा वहां से भी सर? 120 डिग्री होगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या था सर? कॉन्सेप्ट क्या था? आप सिखाना क्या चाहते थे? एक तो ग्राफ, एक ग्राफिकल मेथड, एक फॉर्मूला मेथड, तीन तो यही कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे। मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ये है
कि सोचो अगर मैं यहाँ पे यूनिट ना लेके लिख दूं कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, दोनों का 10 है, रिजल्टेंट भी 10 है, तो भी तो आंसर यही आएगा। अरे कट जा रहा था, ध्यान से देखो, सब तो कट ही जा रहा था। तो जब भी दो जो पॉइंट है, जो तुमको कॉन्सेप्ट लिखना है या जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि अगर तुमने दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, अगर तुमने दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, ऐसे दो वेक्टर को आपस में 120 डिग्री पर रखा, कितने डिग्री पर रखा, 120 डिग्री पर रखा, तो हमेशा उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा जितना कि उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। जैसे मान लो मैंने कहा कि दो वेक्टर्स है, दोनों 10 यूनिट्स के हैं, 120 डिग्री पे है, तो उनका रिजल्टेंट भी 10 यूनिट ही आएगा। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड दोनों का 20 यूनिट से मान लेता हूं, दोनों 120 डिग्री पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी 20 ही आएगा। और कैसा आएगा पहली प्रॉपर्टी और सोचोगे ध्यान से तो तुम्हें फील कराता हूं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो 120 को बाइसेक्ट कर देगा 60 में, ऐसा आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। तो शाबाश बच्चों, एक बहुत ही सही कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने अभी और सीखा है। अभी एक क्वेश्चन और कराऊं क्या? एक क्वेश्चन और कराऊं क्या? चलो अच्छा ठीक है, छोड़ते हैं। इतने क्वेश्चंस काफी है मेरे ख्याल से आज के लिए। और एडिशन के बाद कल हमारा टॉपिक शुरू होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं उसमें तुमको, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तुमको। तब तक के लिए इतनी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ो बच्चों, बहुत ही अच्छे से अपनी नोट्स प्रिपेयर करो, और मैं कल मिलूंगा तुम लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, थैंक यू बच्चों।